नमस्कार। दुष्यंत कुमार ने बहुत पहले कहा था, जिस तरह चाहे बजाओ इस सभा में, जिस तरह चाहे बजाओ इस सभा में, हम नहीं है आदमी, हम झुनझुने हैं। ये 70 साल से सत्ता में बैठा आदमी हमें झुनझुने की तरह बजाता है। एक और बजट आ रहा है, ये 92nd बजट है, 92वां बजट है। इकोनॉमिक सर्वे भी एक आता है और सारे इकोनॉमिस्ट देश के बैठ के उसकी छीछा लेकर एक एनालिसिस करते हैं। और जब बजट आता है तो उसमें एक शेर होता है, एक शेर के साथ कोई दक्षिण भारत के किसी कवि की एक कविता होती है और 50 बार उसमें गरीबों का नाम होता है। गोया ये बजट गरीबों के लिए ही बनता है, उन्हीं के लिए बिगड़ता है। अजीब मजाक होता है ये बजट, इकोनॉमिक सर्वे, नेताओं के भाषण। मोदी जी ने फिर एक बार वर्चुअल भाषण दिया और जार जार वर्चुअली कसीदे काटते रहे, ये कह के कि साहब उनकी सरकार ने क्या कमाल किया, योगी की सरकार ने क्या कमाल किया है और गरीबों के लिए सब कुछ किया है। 70 साल से गरीबों के लिए ही सब कुछ हो रहा है। पर कमबख्त कहा क्या जाए, ये गरीब ऐसे हैं कि ये ऊपर आते ही नहीं। अभी देखिए कोरोना आया था, तो कोरोना के 1.5 साल में एक उद्योगपति की, अडानी जी की, जो कि मोदी जी के काफी करीब माने जाते हैं, उनकी संपत्ति 8 गुना बढ़ गई। मुकेश अंबानी जो भारत के सबसे बड़े पूंजीपति थे, वो एशिया के सबसे बड़े पूंजीपति हो गए और उनकी आमदनी 90 करोड़ हर घंटा बढ़ती रही। और इन गरीबों को देखिए, अजीब है ये गरीब। देश का 84% आदमी की आमदनी घट गई, अडानी साहब की 8 गुनी बढ़ गई, 84% आदमी की। लेकिन बजट आता है और बजट में हर लम्हे पे बताया जाता है कि किस तरह गरीबों के लिए ये बजट आया है। मोदी जी भी बताते हैं और सारे हुक्मरान पिछले 70 साल से हमको बताते रहे हैं कि उनकी जिंदगी तो गरीबों के लिए ही समर्पित है। मुश्किल यह है कि बढ़ जाता है अडानी अंबानी, हैसियत उसकी बढ़ जाती है। हमारा बच्चा, हम खुद, हमारे माँ बाप, सब गरीब के गरीब रहे। जो रिपोर्ट्स अभी आई हैं, आप ताज्जुब करेंगे। ये जो बजट देते हैं, एक दलित महिला एक सवर्ण महिला के मुकाबले 15 बसंत कम देखती है अपने जीवन में। 15 साल उसकी आयु, जिसको कि हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, जीवन प्रत्याशा, उसकी 15 साल कम होती है। कारण जानते हैं क्या है? कारण है कुपोषण। कुपोषण की वजह से वो 15 साल कम जीती है। और दलितों के लिए हमारे संविधान में क्या क्या है आपको मालूम है? क्या मजाल कि दलित को आप कुछ कह के निकल जाए? बड़े बड़े कानून है, दरोगा जी फौरन आपको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन उस दलित को हमने खाना नहीं दिया, उस दलित को सिर्फ न्यूट्रिशन दे देते, समुचित भोजन दे देते, तो वो 15 बसंत और जीती उनके मुकाबले जो ऊपर का वर्ग है। लेकिन हमने उनको खाना नहीं दिया, उनके बच्चों को हमने ठूंठ रखा, दुबला रखा, चाइल्ड वेट एट बर्थ कम रखा, ताकि वो जब बड़े हों तो एक संपूर्ण नागरिक ना बन पाए, उनमें मानसिक दोष हो, उनकी कॉग्निटिव फैकल्टीज वीक हो। वीक होगी तभी तो मजदूर होगा ना। सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा तो फिर वो हमारे ऊपर शासन करने लगेगा। अभी आपने देखा, पिछले हफ्ते की बात है, राजस्थान के बूंदी में एक दलित पहली बार उस गांव में घोड़ी पे चढ़ा और कलेक्टर और एसपी सारे लोग खड़े हो गए सुरक्षा में उसकी,
तब जाके वो घोड़ी पे चढ़ा, क्योंकि सवर्णों ने कहा कि अगर ये घोड़ी पे चढ़ गया तो इसको ये जिंदा नहीं रहेगा। तो पूरी फौज आ गई प्रशासन की, और तब जाके प्रशासन ने फक्र से इस वीडियो को दिखाया कि देखिए साहब, दलित घोड़ी पे चढ़ सकता है। उसके 2 दिन बाद एक दलित को पीटा गया सरेआम, और उसको मानव मूत्र पिलाया गया सरेआम। दोष किसका है? हम वाकई झुनझुने नहीं है क्या? अपने गरीबान में झांक के देखिए, ये नेता कैसे हम पर राज्य करते हैं, और गरीब का नाम लेके हमारे ऊपर शासन करते हुए अडानी अंबानी के साथ गलबैया करके सब बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए कि हम झुनझुने हैं, हमें अपने बारे में नहीं मालूम है कि हमें क्या करना चाहिए। दलित का नाम हर नेता लेता है, लेकिन दलित की स्थिति अभी आपने जॉब मार्केट में देखा, जो जॉब लॉसेस हुए, 12 करोड़ जॉब्स गई। 12 करोड़ में करीब 9.5 करोड़ इनफॉर्मल सेक्टर की थी, जिसमें दिहाड़ी मजदूर टाइप के जो थे वो सबसे ज्यादा थे, जो खोमचा लगाते थे, जो सब्जी बेचते थे। ये वो वर्ग था जो कि उसकी रोजी रोटी चली गई। जब आंकड़ा आया तो पता चला कि जो आत्महत्याएं हुई हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो संख्या है वो दिहाड़ी मजदूरों की है, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की है। आप जरा सोचिए, उसी काल में अडानी की संपत्ति 8 गुना बढ़ गई, और हमारा दिहाड़ी मजदूर यहां से गया गांव, वहां पे भी कुछ नहीं मिला। जब सब कुछ बर्बाद हो रहा था, उसको रोटी नहीं मिल रही थी, तो उसने आत्महत्या कर लिया। क्या ये हमारी जो संवेदना है, इसको झकझोरती नहीं है? फिर कोई मोदी आएगा, फिर वो कहेगा गरीब के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। ये मोदी आते रहते हैं और हमें बेवकूफ बनाते रहते हैं। मोदी एक नहीं है, मोदी एक बीमारी है। मोदी उस बीमारी का नाम है जो गरीबों के नाम पे गरीबों का शोषण करके और सत्ता में काबिज रहती है। मोदी एक बीमारी है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये किसी एक मोदी की बात नहीं है, ये सिस्टम की बात है, जिसमें कि हर रोज नई चीजें उभर के आती हैं। और इसके बाद भी हमने उदारीकरण किया 1991 में, समाजवाद का जो नेहरूवियन कंसेप्ट था, उस मॉडल को हटा के, स्टेट सोशलिज्म के मॉडल को हटा के, जिसमें एक कोशिश थी जिसमें कि हम बड़े बड़े जो उद्योग इंफ्रास्ट्रक्चर के थे उसको स्टेट सेक्टर में लाते थे। भाखड़ा नंगल बांध, स्टील प्लांट्स, तमाम चीजें हमने स्टेट सेक्टर में दी। लेकिन उसके बाद अगर आप गौर करें, तो ये कैसे संभव है कि इस इकोनॉमी में कोरोना में त्राही त्राही मची हुई है, और हमारे यहाँ जो डॉलर बिलियनर है, डॉलर अरबपति, उनकी कुल संख्या जो भारत में डॉलर अरबपति है, वो करीब 1.5 गुना बढ़ गई। और इस समय फ्रांस, स्वीडन और स्विट्जरलैंड में जितने डॉलर अरबपति हैं, उनके सबको जोड़ के उनके कुल योग से ज्यादा डॉलर अरबपति भारत में है। फिर भी भारत में बच्चे हमारे नाटे पैदा होते हैं। सिर्फ कुपोषण की एक हम कुपोषण 70 साल में दूर नहीं कर पाए, और मेरा भारत महान है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसे पता नहीं कौन कौन से फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं। मेरा भारत महान है और हमारे बच्चे नाटे हैं। ये पैराडॉक्स है, क्योंकि महानता अडानी से आती है, हमारे नाटे बच्चों से, ठूंठ बच्चों से नहीं आती। जो गरीबों के ठूंठ बच्चे हैं वो तो पैदा ही हुए इसी के लिए, सेवा के लिए पैदा ही हुए। तो जब हम इसको गौर से देखें तो हमें अपने पर तरस आनी चाहिए। एक बहुत बड़ी संस्था का डायरेक्टर अपने वेबसाइट पे उसने एक डाला था फोटो, जिसमें उसने बताया था कि कैसे अपने दोस्त
के घर जाकर उसने, उनके घर में भूत का साया था, और तब उसने उस भूत से उसके बाप को बचाया मंत्रोच्चार करके। जोर जोर से जब मंत्र पढ़ा, काफी जोर जोर से देर से पढ़ा, तो उस भूत ने उनके बूढ़े पिता को लगभग खा लिया था, लेकिन डर के मारे मंत्र के बाद वो छोड़ के भाग गया भूत। और ये बात वो साइंस जानने वाला एक साइंस की संस्था का, देश की बड़ी साइंस की संस्था का डायरेक्टर, ये बात अपने वेबसाइट पे उसने लिखा। लिखते समय वो प्रोफेसर था आईआईटी कानपुर में, और बाद में वो डायरेक्टर बना एक किसी और संस्था का। तो उसको शिक्षा मंत्री ने चुना, एक कमिटी थी जिसने उसको डायरेक्टर बनाया। शायद यही टैलेंट देखा हो कि हमारे डायरेक्टर साहब कैसे पिशाच से, भूत से जो कि निगल रहा होता है एक बूढ़े आदमी को, उसको छुड़ा लेता है। तो ये दूसरा पहलू है। एक तरफ हम दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते, दूसरी तरफ हमारा साइंस से रोटी जिंदगी भर चलाता हुआ, सम्मान की जिंदगी जीता हुआ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जो कि प्रोफेसर था, उसकी हालत यह है कि वो भूत से घर को पूरे आजाद कराता है मंत्र पढ़ के। इतना बड़ा विरोधाभास है हमारे सोच में। तो हम झुंझुने तो ही हैं, और सत्ता को ये मालूम है, जो सत्ता का खेल खेल रहा है उससे ये मालूम है कि ये झुंझुने हैं, इनको इस सभा में किसी तरह बजाओ, ये बजते रहेंगे। और हम बज रहे हैं। 92 बजट हो गए, 17 संसदें हमने चुन ली, फिर वही नेता चुन लेते हैं, और हम खुश हैं। हम खुश हैं कि प्रजातंत्र चल रहा है। कैसी होगी? हमारे ही वोट से ये सरकारें बनती है, गौर कीजिएगा। और मैं ये प्रोग्राम सिर्फ इसीलिए करता हूं कि अपने उस वोट का मतलब समझें। हमारे वोट से ये सरकारें बनती हैं। और आप जानते हैं हमारे यहां स्वास्थ्य पे खर्च कितना है? हमारे बजट का 3.54%, जबकि ब्राजील 9.5% खर्च करता है, दक्षिण अफ्रीका 8.5% खर्च करता है। लेकिन हम अपने बजट का सिर्फ 3.5%, सेंट्रल बजट का, केंद्र की बजट का जो बजट होता है उसका 3.5% खर्च जीडीपी का रहा। अगर आप देखेंगे तो 1% से भी नीचे है इस समय स्वास्थ्य पे जो खर्च हम करते हैं। अन्य जो कंट्रीज हैं वो 3 गुना इससे खर्च करती है। और हमने वादा क्या किया था जब हमने नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति दी थी 2017 में? तो विधानसभा, लोकसभा के पटल से वादा किया था कि हम इसको 2.5% से ज्यादा ले जाएंगे। अगले साल वो घट के 1.6% हुआ, उसके अगले साल 1.2% हुआ, और आज वो 1% से कम पे आ गया है। स्वास्थ्य में हम खर्च नहीं करते क्योंकि बड़े आदमियों को स्वास्थ्य की जरूरत नहीं है। कुपोषण तो उस गरीब का है, स्वास्थ्य तो उसका खराब होगा। और जब उसका स्वास्थ्य खराब होता है तो इस देश में 60% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जाता है। तो वो जो दलित अपना जो पूरा बचत किया होता है या साहूकार से जितना पैसा ले सकता है वो उधार लेके ये काम करता है। आप समझ सकते हैं, आप क्या झुंझुने नहीं हैं? सच में हम झुंझुने हैं। अगर हम झुंझुने होते तो ये सत्ता में बैठे लोग बजट दर बजट गरीबी का नाम लेके हमारे ऊपर शासन न करते, और ये जो ऐश आप देख रहे हैं ये न होता। ये मॉडल आपने देखा होगा, ये जो आर्थिक मॉडल है उदारीकरण का, इसने हमें बर्बाद कर दिया है। इसमें जो सोशलिस्ट परसेप्शन होता था, आप जरा गौर करें, मोदी जी ने जब से उनका शासन आया लगातार सब्सिडीज घटती गई। 2013 के बाद से सब्सिडीज लगातार घटती गई। कोरोना आया तो अचानक बढ़ाना पड़ा क्योंकि तब आपको उसको भीख देना था, 5 किलो अनाज देना था।
आप उसको नौकरी नहीं देते हैं, आप उसको अनाज देते हैं। तो सब्सिडी घट के हमारी 6% पे आ गई थी। बजट के वॉल्यूम जो टोटल बजट होता है उसका 6% तक आ गई थी, लगातार घटती रही। क्योंकि सब्सिडी, वोट मिल जाने के बाद सब्सिडी कौन देखता है। लेकिन जैसे ही कोरोना काल आया तो 5 किलो अनाज देने की बात हुई, किसानों के नाम पे पैसा दिया गया, लिहाजा वो बढ़ी है। अब उसको कर कैसे रहे हैं? अगर वो किसी तरह अडानी पे टैक्स लगाए, सुपर रिच टैक्स लगाए, तब एक अच्छा खासा पैसा स्वास्थ्य के लिए आ सकता है। लेकिन मार्केट सेंटीमेंट उससे खराब होता है, ऐसा माना जाता है, बाजार बहुत नाराज होता है। तो लिहाजा हमने पेट्रोल का जो भी, जब जब पेट्रोल घटा बढ़ा, हमने घटा तो नहीं दिया जनता को, बढ़ गया तो जनता पे लाद दिया। और उसके एवज में जो परसेंटेज के हिसाब से टैक्स सेस मिला, वो टैक्स मिला, वो टैक्स हमने रख लिया। जब भी पेट्रोल बिका तो उसका एक टैक्स सरकार कंपोनेंट होता है, तो वो हमने रख लिया। सरकार के खजाने में जबरदस्त पैसा आता रहा। तो कहने को हम 5 किलो अनाज देते हैं, लेकिन पीछे से हम सब लेते हैं, किसानों से ही लेते हैं, क्योंकि डीजल वही खर्चा करता है सबसे ज्यादा, ट्रांसपोर्ट और डीजल। ये किसान ही खर्च करता है, या तो ट्रांसपोर्ट पे जाता है या किसान खर्च करता है। पेट्रोल पेट्रोल महंगा होता है तो सबसे ज्यादा कौन मरता है इस पे? 60% पेट्रोल का कंजम्पशन दो पहिया वाहन करते हैं। दो पहिया वाहन कौन चलाता है? कोई अडानी चलाता है क्या? दो पहिया वाहन तो वही गरीब किसान मजदूर चलाता है ना, दो पहिया वाहन। और वो पेट्रोल सबसे ज्यादा खाती है, लिहाजा हमने उसको जब टैक्स किया। उसी तरह महंगाई महंगाई बढ़ती है तो अडानी पे असर नहीं पड़ता, क्योंकि सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जब बढ़ता है तो वो घुरहु पतवारू को असर करता है, क्योंकि दाल उसके यहां थोड़ी बहुत बनती है, वो भी खत्म हो जाती है। तो ये उसका दूसरा पहलू है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि सरकारें देती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम वाकई अगर देखें, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, एनालिसिस सब हो जाएगा, लेकिन वो गरीब जो है वो वहीं का वही रहेगा, और 70 साल से वही है। तो अगर इस पे दुष्यंत ने कहा था हम नहीं है आदमी, हम झुंझुने हैं, तो वाकई हम झुंझुने हैं। ये सत्ता में बैठे खिलाड़ी जो हैं, ये हमें बजाते रहते हैं, हम बजते रहते हैं, और बजते हुए एक दिन जाके वोट डालाते हैं, और फिर उनको बदस्तूर कायम कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं। यही हमारी नियति है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर अगले हफ्ते किसी और मुद्दे पे आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।